कौन सा डीपीपी नंबर? डीपीपी कौन सा? 8 नंबर में क्वेश्चन सर अपने पास जो दिया था 39। नहीं आ रहा है, लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हारा? ये टाइप कर दो तो दिख नहीं रहा, मतलब नहीं सुनाई दे रहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? सर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8। हेलो। ठीक, और? हाँ, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो सब याद रखना होगा ना? हाँ हाँ, स्ट्रक्चर को याद रखना। और बाकी बैलेंसिंग वगैरह सारा सर हो गया? सर डीपीपी 40 में वो आई जे सर इन दोनों को सर कैसे देखना होगा डीपीपी 40 आई में और इसका जे। नेक्स्ट में? हाँ सर 1 नंबर आई का आई जे, एन जे। ठीक है। और सर नंबर का एफ। एफ 1 का है? सर नहीं, टू का। 2 का एफ। और हाँ सर। कोई क्वेश्चन? डीपीपी नंबर कितना था ये? सर 40। 14। सर 40 आई 40 जी और 40। 40। सर 40। हाँ, ठीक है। क्या है देखिए, डीपीपी नंबर 40। तो 40 में क्या बोल रहा है? 1 का आई, आई कैल्शियम कार्बाइड। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आई देखा तो आई में क्या बोल रहा है कि तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है, प्लस वाटर, इससे बन रहा है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बन रहा है C2H2, ठीक है। कैल्शियम का +2 प्लस, कार्बन का होता है -2। कैल्शियम कार्बाइड में वो नहीं होता है माइनस, ये +2 और -2, तो एक साथ दो कार्बन की -2, ये कंडीशन आएगा, ठीक है। और इस कार्बन में क्या है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अगर देखते हैं तो इसमें क्या है? तो ये 51, ये भी क्या है? C2H2, कार्बन पे -2 है, दो कार्बन पे, तो एक कार्बन पे क्या होगा? -1। मतलब ये होता है इसका स्ट्रक्चर, कैल्शियम 2 प्लस और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस पे -2, एक एक कार्बन -1। एस्टिन देखेंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन HH, इस पे तो 0 0, इस बॉन्ड की वजह से जो आएगा केवल इसी बॉन्ड की वजह से आएगा। मतलब क्या? +1 -1 +1 -1। तो कार्बन पे पहले भी -1, अभी भी -1, कैल्शियम पहले +2, अभी +2, यानी कि कोई भी रिडॉक्स, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नो रिडॉक्स रिएक्शन। जे में क्या बोलना? जे में FN H2 प्लस H2 माइनस, तो ये है SnH2 और प्लस S पे 2 माइनस सल्फाइड, तो ये बन रहा है FnS8, FN SnS3 -2। तो क्या है? तो SN2 प्लस Sp2 माइनस S3 ही है, S3 ही है। तो इसमें क्या है? तो 3, SN6, SN पे क्या है? +2
और यहाँ पे 6, ये 3 है, 8 नहीं है वहां, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू +4। और इस एस पे सल्फाइड है, तो +2 और ये हो जाएगा -2, और इसमें क्या है Sn पे +4, Sn पे +4, SnFc के -2 एक साथ लिखा हुआ है। S8 है कि कितना है SnFc, प्रिंट बहुत ठीक दिख नहीं रहा है, क्या है SnF3 है, SnF8 पहले चला, यहाँ पे क्या है लिखा है 6 माइनस 2 SnF3 है। S3 ही है ना? हाँ सर। हाँ वही लग रहा है, हाँ ठीक, SnF3, तो +2 और ये -2, और यहाँ देखेंगे -2, और ये क्या होगा तुम्हारा 6 माइनस 2 इक्वल टू +4, तो Sn+4 में चला गया है, और आउट ऑफ 3, तो ये आपका इस तरह के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 3 का +2 से +4, और सल्फाइड ये पर डाइसल्फाइड, मतलब 2 सल्फर है, H2 पे 2 माइनस, तो एक H पे -1 है, ये इस तरह से है H2 वाला, तो एक H पे H2 पे -2, तो एक H पे -1, S पे -2, यहाँ देखना था 3 S है H3, और तीनों पे एवरेज कितना होगा, तो +4, तो 4, ये 6 अगर देंगे तब, तो यहाँ पे देखते हैं 2 सल्फर है और एक 3, और इस पे एक साथ आ जाएगा 4 माइनस का मतलब, तो 6 - 2, तो इस पे एक साथ है 4 माइनस, यहाँ 3 का चेंज कर रहा है Sn+2 Sn+4, लेकिन सल्फर उतना ही है, दोनों स्टेट में है इसमें, SnSc पे 2 माइनस, SnSc का 2, तो 3 S में एक S, सबका सब वहां है, तो -2 से इसका मतलब क्या होगा 3, ये +4 है, और S3 इस पे 2 माइनस, इस पे सॉरी ये 2 माइनस ओवरऑल है ना, S3 पे -2 अगर दे देंगे, इसका मतलब क्या होगा 6 - 4 इक्वल टू ओवरऑल -2 आएगा, ऐसे ही आ सकता है, तो तीनों के तीनों -2 में है, इसका मतलब एक सल्फाइड भी हो रहा है, ये वाला सल्फाइड -2 से -1 जा रहा है, तो एक का बढ़ रहा है एक का कम हो रहा है, ये बोल सकते हैं, तो इसमें ये आप कर सकते हैं, मतलब क्या एक 3 Sn+2 से Sn+4 में जा रहा है, और ये सल्फाइड एज सच है जिसमें कि ये सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है -1 में, तो 2 सल्फाइड, यहाँ 3 सल्फाइड में एक सल्फाइड, मतलब 2 सल्फाइड है पर डाइसल्फाइड में, और एक सल्फाइड है आपका -2 में, -1 में, तो आ जाएगा इस तरह का कंडीशन। सर इसमें तो नॉन रेडॉक्स लिखा हुआ है, मतलब रेडॉक्स नहीं हाँ है ये। ये रिडॉक्स नहीं है, वही नॉन रिडॉक्स ही लिखा था। नन रिडॉक्स है, इसका मतलब 3 सल्फाइड, लेकिन एक Sn+2 में ही है क्या, अगर +2 करके देखते हैं तब, नन रिडॉक्स करते हैं तब, तो ये कैसा है SnS2, और ये क्या है प्लस अनदर है तुम्हारा Sp2 माइनस सल्फाइड, तो इससे क्या बन रहा है SnS3, ये है 2 माइनस, ऐसे किया, हाँ यही है क्वेश्चन, तो यहाँ पे +2 है, ये -2 है, ये +2 है, और इस पे ओवरऑल -2 है, अब देखो तो ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो ये Sn+2 से +2, और ये पर डाइसल्फाइड और ये सल्फाइड में है, तो 2 इसमें वही है, मतलब क्या 2 H2 2 माइनस में है, और एक S -2 में है, तो -2 -2 -4, तो ओवरऑल सल्फर पे क्या आ रहा है -4, इसमें यही बोल सकते हैं कि ये एक 3 एस्पेक्ट है, और ये दोनों एक साथ हैं, Sn3 इस तरह के फॉर्मेट में, तभी नन रिडॉक्स हो सकता है, 3 × 2 6 6 - 2 पर डाइसल्फाइड नहीं है,
6 minus 2 इक्वल टू 4। तो 3 है कि क्या है, तो दिख ही नहीं रहा है ठीक। सर इधर पे तो 3 दिख रहा है सर, डीपीपी और में उसमें आपने दिख रहा है क्या? सॉफ्ट कॉपी दिया। हाँ सर। अच्छा अच्छा, SN/S3। सर SN+2 लेके क्यों किया, मतलब SN+2 लेके करेंगे। +4 भी तो हो सकता था, मतलब दोनों साइड +4, हम्म सल्फर दोनों हम्म -2 लेने से तब भी तो नॉन रेडॉक्स आ सकता है। हम्म। अगर ये करते हो तो SnH2 प्लस H2 माइनस, और ये क्या बना SnH3 2 माइनस। तो सल्फर का -2 तो -2 रहने देते हैं, तो -2 से -2, और ये हो जाएगा +4, और ये भी +4। हाँ ठीक है, -2 के फॉर्मेट में है। नहीं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ना, सॉरी FeS2, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होता है। इसमें सल्फर -1 में होता है, मतलब +2 और -2 एक साथ। तो इससे हम एनालॉगस करा रहे थे, ओह लेकिन अच्छा, रेडिडॉक्स कर रहे थे, इसका मतलब वही है, इसीलिए एनालॉगस करा के कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। ठीक है सर। NH2 इसी वजह से वही हो रहा है। 2 का F, इसमें क्या है, सेकंड का F। सर इसमें ऑक्सीडेंट कौन सा होगा, H2O और 2KOH, सर इसमें कौन सा होगा, वो कैसे मालूम चलेगा? सिलिकॉन वाला ना, अच्छा ये हाँ F सर। पे, सर ये नहीं सर, F ओ पे एफ का, 2 का F में वो पूछा। 2 का F में KOH है, K2SiO3 प्लस वाटर, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हो तुम, वो किसका होगा? सर हाँ सर, वो ऑक्सीडेंट कौन सा होगा सर, वो पूछा। इसमें कोई भी ऑक्सीजन लोगे सबका -2 ही है एक्चुअली। सिलेक्ट द ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, मतलब कोई भी ओ लोगे तो इसमें -2 ही लिखा गया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो इसमें किसका किसका चेंज कर रहा होगा? एच का चेंज कर रहा है और सिलिकॉन का चेंज कर रहा है, ओ का नहीं चेंज कर रहा है, ओ का -2 का -2 ही है। तो अगर इसको देखोगे तो क्या है, सिलिकॉन प्लस KOH, ठीक है, और ये है वाटर। तो क्या बन रहा है तुम्हारा, K2SiO3 प्लस 2H2। ओ का चेंज नहीं करना, सिलिकॉन का क्या है 0, सिलिकॉन का क्या है 6 - 2 इक्वल टू +4, और ओ का -2 वहां भी -2। ये एच, एच का क्या है यहाँ +1, और एच का क्या है 0, तो 0 से +4 और +1 से 0। एक का ऑक्सीडेशन में इंक्रीज कर रहा है, एक का डिक्रीज कर रहा है। तो तुमको ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ढूंढना है ना, इसमें एक ऑक्सीडेंट है और एक रिडक्टेंट है। ओ का रिमेन कंसेंट, ओ का नहीं चेंज करा, ओ का -2 का -2 ही है। बाकी इसका तो किसी तरह का कोई सर चेंज नहीं, KOH को ये भी हम बोल मीडियम। सकते हैं क्या? KOH को नहीं, K का +1, O का -2, सर आंसर में मतलब -2। KOH था। अच्छा एक मिनट, -2 और H का +1, ये वाला +1, तो H का +1 है ना, ये यहाँ पे भी H पे +1 है, और ये मतलब H पे +1 है, H के टर्म में बोल सकते हैं कि उसका कंसेंट करना। सर इन तो दोनों में दो, से कोई किसी एक को बोल सकते हैं, हाँ दोनों मतलब में से किसी ऑक्सीडेंट। एक का भी। हाँ, कोई भी पकड़ सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है, किसी को भी पकड़ सकते हैं, राइट। और कोई? सर और एक मतलब सर वो जो नंबर डी है 3 नंबर का, सर उसमें एक बार देखिएगा तो। बैलेंसिंग है ना, हाँ सर, बैलेंसिंग का। मरकरी वाला है, ये वाला, ठीक हाँ सर, मरकरी वाला। है, देखते हैं क्या है। 3 का डी, रिएक्शन दिखा है तुम्हारा कैसा, Hg2Cl2 प्लस NH3, इससे बन रहा है Hg प्लस HgNH2Cl प्लस NH4Cl। इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ये किस तरह का रिएक्शन है, इसको हम बोल सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का है। मतलब Hg पे +1 है, +1 मर्क्यूलस में,
ये Hg0 और यहाँ का Hg क्या है तुम्हारा, ये +2, ठीक है, इस तरह का कंडीशन में सर ये +2 क्यों हुआ? ये NH2 प्लस Cl माइनस, ये आपका HgNH2 प्लस Cl माइनस। अगर देखते हैं तो Hg का क्या आएगा, x -3 +2 -1 आ गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू +2। तो मतलब नाइट्रोजन को हमें कांस्टेंट मानना होगा। हाँ, नाइट्रोजन का -3 दिया है तो नाइट्रोजन का कांस्टेंट मानना होगा। हाँ सर तो ठीक है सर, यही डाउट था मेरा, हो गया। +2 अब उसको कर दोगे, ये डिस्पोजल है, एक बार लिख के कर देना, सब निकल जाएगा। हाँ सर ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट? चलो, तो ये था आपका ये बैलेंसिंग तक हो गया था, ठीक है, बैलेंसिंग तक कर दिए थे। हमने जानबूझ के लास्ट क्लास में केवल एक ही मेथड बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वो आसान होता है एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो आप कोशिश करना ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस करने का। लेकिन कभी कभी अगर फंस गए, ठीक है, इसलिए हमने कल एक ही लास्ट क्लास में एक ही मेथड बता के हम चाहे थे कि आप उसी पे प्रैक्टिस कर लेते, जो भी क्वेश्चन था। उसी में एक होता है आपका सेकंड मेथड होता है आयन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। आंसर दोनों में एक ही आएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और सबका प्रोसेस भी बिल्कुल सिमिलर होगा, जैसा उसमें आया था वैसा ही आंसर आएगा। बस फर्क क्या है वो देखिए, एक दो करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो हमने यूज किया था क्या, MnO4 माइनस, इसे MnO4 माइनस है, और यहाँ पे ले लिया था ये Sn+2 या Fe+2, और इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है Mn+2 में, और ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और मीडियम जो है वो एसिडिक मीडियम, ठीक है, या तो एसिडिक मीडियम लिखा है या H+ कहीं पे डाला होगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सब टर्म वही है, हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन लिखते हैं, रिडक्शन का हाफ रिएक्शन लिखते हैं, और फिर दोनों को बैलेंस करते हुए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके लास्ट में ऐड करके देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो कैसा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो Fe2+ से Fe3+ हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Fe से बन रहा है फेरिक, ये बनता है। फिर हमने दिया दूसरा रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखा, तो उसमें कैसा होगा, तो उसमें होगा MnO4 माइनस से बनेगा Mn2+, सब कुछ सारा प्रोसेस वैसे ही है। तो दोनों हाफ रिएक्शन लिख दिया, ऑक्सीडेशन का हाफ रिडक्शन का हाफ लिख दिया। ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन का देखना है कितना चेंज हो रहा है। तो पहले एटम देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, 1 आयरन बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, आयरन बैलेंस है। उसके बाद क्या करना है तुमको, जो भी चार्ज है उसको बैलेंस करना है, तो +2 से +3 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करना है, तो Fe2+ का चार्ज बैलेंस कर दिया, पहले एटम तब चार्ज। इसमें भी क्या करेंगे, पहले एटम O को छोड़ के Mn1 बैलेंस, 4O, इधर देखने के 4 वाटर, क्योंकि सब कुछ वैसे ही एसिडिक मीडियम में ये लेंगे और बेसिक मीडियम में OH- लेके करेंगे, तो 4 वाटर, और इसमें क्या आ जाएगा फाइनली 8H+, ये आ गया। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं, इसमें 8 - 1 7, और ये 2, इसका मतलब इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 7, और ये 7 में से 5 गया, तो ये 2 +2 चार्ज इधर भी, +2 चार्ज इधर भी। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, ये 5 टाइम से 1 टाइम, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। बाद में इसको लिख दो, क्या लिखोगे, 5Fe2+ प्लस इधर क्या होगा, वो 8H+, और क्या होगा MnO4 माइनस, उसके बाद इधर क्या होगा 5Fe3+, और क्या होगा Mn2+, और 4 वाटर। इसी को बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हाफ हाफ रिएक्शन लिख के क्या करना है, पहले एटम को बैलेंस करना है अदर देन O एंड H, फिर O को बैलेंस करना है, फिर H बैलेंस करना है, और लास्ट में क्या करना है कि चार्ज को देखते हुए इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस पहले करते हैं और तब एटम को बैलेंस करते हैं, लेकिन इसमें उल्टा होता है, पहले एटम को बैलेंस करके और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना बैलेंस करना होता है। बस यही दोनों में फर्क है कि आपको हाफ रिएक्शन लिख के बैलेंस करना होता है।
अगर यही बेसिक मीडियम होता तो फिर सब कुछ वैसे O के लिए हम OH माइनस और अपोजिट में H2O, फिर उसके अपोजिट OH माइनस लेते और फिर चार्ज को बैलेंस लास्ट में कर देते, इलेक्ट्रॉन डाल के इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके ऐसे करते। तो सब कुछ उसी तरह से होगा, लेकिन नाम केवल चेंज होगा। इसको बोलते आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आप एक से अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए, इसलिए हमने इसको लास्ट क्लास में नहीं यूज किया था जानबूझ के। तो वो जो मेथड था आपका, वो था आपका ऑक्सीडेशन नंबर बाकी, और ये है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके बाद आज का क्लास में स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रेट। तो बैलेंसिंग हो गया है, जिसका टाइट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, इसको बता रहे हैं। तो टुडेज क्लास इज रिलेटेड विद इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ये क्या बोलता है? पार्ट्स पर वेट ऑफ ए सब्सटेंस। पहला टर्म इसका बिल्कुल इनिशियल वाला, पार्ट्स पर बाय वेट ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का पार्ट्स पर बाय वेट which combines or releases, which combines or gives क्या? 1 part per by weight of hydrogen, 1 part per by weight of hydrogen। ठीक है, या फिर 8 part per by weight of oxygen, या फिर 35.5 part per by weight of chlorine। ठीक है, एक डेफिनेशन और आता है, वो आता है 108 पार्ट ऑफ सिल्वर Ag। दैट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। तो क्या लिखा है? पार्ट्स पर बाय वेट ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस और गिव्स 1 part per by weight of hydrogen, 8 parts per by weight of oxygen, 35.5 यहाँ पे लिखा गया है 35.5 पार्ट्स पर वेट ऑफ क्लोरीन, Cl। ठीक है, क्लोरीन, या फिर 108 पार्ट्स पर वेट ऑफ सिल्वर। उस वेट को बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। 4 डेफिनेशन के 4 इक्विवेलेंट टर्म में डिफाइन किया गया है, हाइड्रोजन के टर्म में, या ऑक्सीजन के टर्म में, या फिर क्लोरीन के टर्म में, या फिर आपका सिल्वर के टर्म में। फर्स्ट डेफिनेशन जो पहली बार इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन आएगा, यहाँ से आएगा। तो सब्सटेंस का वो पार्ट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम क्लोरीन, या 108 ग्राम सिल्वर से कंबाइन करें, एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के फॉर्म में डाल दें क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। आपको अंडरलाइंड एटम का इक्विवेलेंट वेट पता करना। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सपोज NaCl, इस मेथड से हम निकालेंगे। NaCl में Na का निकालना। सेकेंड, MgO में Mg का निकालना। थर्ड लेते हैं SO2 में S का निकालना। फोर्थ, H2Cl2 में S का निकालना। इस तरह से 5, अगर बोले Ag ये आपका H2Cl2, या फिर आपको ये बताना है 5 में है TCl5 में T का बताना है। इस तरह से कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि जो भी अंडरलाइंड एटम है उसके इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे। NaCl में सोडियम का कितना है, MgO में Mg का कितना है, SO2 में S का कितना है, H2Cl2 में S का कितना है, TCl5 में T का कितना, ऐसे करके बताना है। तो सबसे पहले, लेकिन इसी टर्म में होना चाहिए, या तो H का कंपाउंड होना चाहिए। सबका लिमिटेशन है, बहुत सारे फॉर्मेट आएगा इक्विवेलेंट निकालने का। पहला फॉर्मेट आपको समझ कर रहा है, इनिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम होना चाहिए, क्लोरीन ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5 और Ag का 108। ये डाटा फिक्स होता है। अब सपोज दैट इसमें 1 में अगर देखना है तो कैसे करेंगे? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट का ही, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 23 ग्राम सोडियम कंबाइन किए हुए हैं कितने से?
35.5 ग्राम क्लोरीन से, और डाटा कितना आना चाहिए 35.5 का ही, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 23। इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस, तो बस ऐसे ही देखेंगे, अगर ग्राम लगा देंगे तो वो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं होगा, तो केवल जो आंसर आएगा वही लिखा जाएगा। अगर ग्राम लगा देंगे तो वो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 24 ग्राम mg से, हेंस ओ का डाटा क्या है 8, तो 8 ग्राम कितने से करेगा, तो इसका हाफ कर दिया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 12 ग्राम mg से, हेंस इक्वल वेट ऑफ मैग्नीशियम जो होगा वो क्या होगा 12, न्यूट्रलेस है तो ऐसे ही रहता है। उसी तरह से SO2 का करना है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सल्फर कितना है 32 ग्राम, O कितना है 16 + 16, तो ये भी 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम सल्फर इसका तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो O का डाटा कितना है 8, हेंस 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना होगा, तो ये 8 होगा, तो इसका इक्वल वेट कितना आ जाएगा 8। इस कंपाउंड में S का इक्वल वेट 8 है। अब इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में S का कितना है, तो सिंस ये कितना है, तो सिंस 71 ग्राम क्लोरीन कंबाइंड किए हुए कितना 2 × 32 ग्राम सल्फर से, हेंस 35.5 ग्राम कितने से करेगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 32 ग्राम सल्फर से, हेंस इक्वल वेट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा 32। मतलब इक्वल वेट फिक्स नहीं होता है, जैसे एटॉमिक वेट फिक्स होता है, बैलेंस वगैरह फिक्स होता है, लेकिन इक्वल वेट फिक्स नहीं होता है, इक्वल वेट डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। देखो सल्फर का SO2 में इक्वल वेट कितना आया 8, और H2Cl2 में कितना आया है 32, तो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड का नेचर किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। यही H2Cl2 के बदले अगर HCl2 बनाता तो उसमें कितना आता, दैट विल बी 16। तो ये क्या इक्वल वेट आएगा वो डिपेंड करेगा किस कंपाउंड के लिए वो एलिमेंट का हम निकालते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम कभी भी इक्वल वेट याद नहीं करते हैं, इक्वल वेट ये होता है ये होता है ये होता है, कभी भी नहीं, उसको डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कंडीशन की बेसिस पे हम उसको फाइंड करते रहते हैं। सपोज पी का निकालना है इस कंपाउंड के लिए, तो क्या करेंगे, तो 35.5 और इंटू 5, ये 5 टाइम्स जो है Cl कंबाइन कर रहा है कितने से, तो 31 ग्राम फॉस्फोरस से, 35.5 कितने से करेगा 31/35.5 इंटू 5 और इंटू ये क्या, ये वाला कंडीशन इंटू 35.5, इसका तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, इसका तो 31/5, ठीक है, इक्वल टू 6.2, दैट इज द इक्वेशन। बस ये चीज फिक्स है कि 1 पार्ट हाइड्रोजन का होना चाहिए, 8 पार्ट ऑक्सीजन का, 35.5 पार्ट क्लोरीन का, ये चीज फिक्स होती है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरह की इंफॉर्मेशन है और हमको कैसे वेट पूछ रहा है। तो अगर कंपाउंड बना बना के एलिमेंट का वेट पूछे तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मेट आपके सामने ये है कि अगर तुमसे इक्वल वेट पूछा जाए तो इस तरह से लिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो फिक्स है कि हाइड्रोजन का देना है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम और क्लोरीन का 35.5। अगर यही तुमको वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा तो हाइड्रोजन का देंगे 22.4 लीटर, बिकॉज 1 ग्राम H2 इक्वल टू हाफ मोल, और हाफ मोल इक्वल टू 22.4 लीटर एट HTP। अगर ऑक्सीजन गैस का देना है वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, तो O2 इक्वल टू 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 32 ग्राम इक्वल टू 22.4, 8 ग्राम इक्वल टू 5.6 लीटर, यानी कि 5.6 लीटर ऑफ O2 at HTP, और ये हो जाएगा 11.2 लीटर ऑफ Cl2 at HTP। तो अगर वॉल्यूम के टर्म में रहे तो इसको हम 11.2 लीटर बोलेंगे एट HTP, इसको बोलेंगे 5.6 लीटर एट HTP, और इसको बोलेंगे 11.2 लीटर एट HTP। इस तरह से बोलते रहेंगे, वो निकलता है। अनदर टर्म होगा इसमें, ठीक है, तो ये इक्वल वेट का टर्म है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरह से पूछा हुआ है। तो इसलिए इक्वल वेट हम कभी याद नहीं करते बल्कि वो हम फाइंड करते चलते हैं। अनदर फॉर्मेट होगा इक्वल वेट निकालने का कि अगर इक्वल वेट सीधे मॉलिक्यूल का इस तरह से रहे कि पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल का बताओ इक्वल वेट, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इक्वल वेट विल बी इक्वल टू
क्या होता है, फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका इक्वलेंट वेट आ जाएगा। फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये जो एन फैक्टर है कंडीशन टू कंडीशन चेंज करेगा, इससे निकालो एन का या फिर इससे निकालो, आंसर सेम ही आएगा, ये बोला जा रहा है। तो एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, जहां पे वेयर एन फैक्टर फॉर एलिमेंट अगर है तो एन फैक्टर हो जाएगा विल बी वैलेंसी, एंड फॉर एलिमेंट एन फैक्टर विल बी वैलेंसी, क्या होगा ये वैलेंसी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर फॉर आयनिक कंपाउंड सेकंड देते हैं, फॉर आयन पहले, आयन के लिए एन फैक्टर विल बी चार्ज ओवर ईच, इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज ओवर ईच का मैग्नीट्यूड, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड देना है। अगर आयनिक कंपाउंड है, फॉर आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में एन फैक्टर होगा कि टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा। उसी तरह से फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए ये हो जाएगा। अगर बात करें फॉर एसिड, एसिड के लिए एन फैक्टर जो होगा वो होगा बेसिसिटी, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब कितना एच निकल सकता है। सिमिलरली फॉर बेस, अगर बेस की बात करें तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू एसिडिटी, इस तरह का कंडीशन चलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिडॉक्स में कैसा होता है। तो एलिमेंट के लिए एन फैक्टर वैलेंसी मतलब वैलेंसी से डिवाइड कर देना, आयंस के लिए इसके ऊपर चार्ज कितना है उसका मैग्नीट्यूड लेना। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और उसका वेट पूछे तो एन फैक्टर विल बी टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई रिएक्शन नहीं दिखा है, बस तुमको एक कंपाउंड दिया सब पूछ रहा है। अगर एसिड पूछे कोई रिएक्शन नहीं दिखा है, सब पूछ रहा है, एसिड पूछे तो एन फैक्टर विल बी एसिडिटी, और बेस पूछे तो एन फैक्टर विल बी एसिडिटी, ऐसे करके निकालते हैं। अब इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है, तो उसके फॉर्मूला वेट से हम डिवाइड करेंगे इन सब पैरामीटर का, तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन वेट पूछे वो निकलता रहेगा। अगर तुमको एलिमेंट का पूछे तो वैलेंसी उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे वैलेंसी, अगर आयन का पूछे तो मोल मास से उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे, आयनिक कंपाउंड पूछे तो उसके मोल मास से टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे, एसिड पूछे तो बेसिसिटी, बेस से एसिडिटी, यही सब कुछ टर्म को समझना है, ठीक है। इसको हटा रहे, इस टर्म पे थोड़ा सा देखना है इसका मतलब क्या है, नीचे टेबल बता रहे। तो एज फॉर एग्जाम्पल, तो पहले क्या लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं केमिकल स्पेसिस, सबको क्वेश्चन का समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा केमिकल स्पेसिस, कुछ केमिकल स्पेसिस लेंगे और इनका बताना है एन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, बहुत लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, एन फैक्टर क्या होगा और इसका हमको बताना है इलेक्ट्रॉन वेट क्या होगा। अगर तुमको सिंपली एलिमेंट का पूछ दिया, जैसे सोडियम अभी पूछा था NaCl बना के पूछा था, या कंपाउंड कंपाउंड कुछ नहीं लिखा है, तुमको खाली पूछा Na का बताओ इसमें वेट क्या होगा, उसी तरह से पूछ दिया आपको Mg का क्या होगा, उसी तरह से पूछ दिया आपको Al का क्या होगा, ये सब एलिमेंट का पूछ दिया, कैल्शियम का पूछ दिया, ठीक है। तो इन सब का एन फैक्टर क्या होगा, जो इसकी वैलेंसी है, वैलेंसी कितना है 1, वैलेंसी कितना है 2, वैलेंसी कितना है 3, वैलेंसी कितना है 2, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 23/1 इसका तो 23 न्यूटन डालेंगे तो वो ग्राम क्यूब वेट हो जाएगा। फिर ये क्या होगा 24/2, तो 24/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, फिर ये क्या होगा 27/3 इसका तो 9, और ये करेंगे तो कैल्शियम के केस में तो ये 40/2 इसका तो 20, मतलब हम वैलेंसी से डिवाइड करते रहेंगे और उसका इक्वल वेट निकलता रहेगा। तो ये एलिमेंट का कंडीशन हो गया। उसके बाद था आयन, आयन का ले लेते हैं कुछ, सपोज दैट आपको बोले कि K+ का बताओ कितना होगा, कैटायन दिया, उसी तरह से आपको बोल दिया कुछ नहीं, कोई रिएक्शन कुछ नहीं दिया, सीधे K+ का पूछ दिया। उसी तरह से तुमको पूछ दिया सपोज दैट OH- का बताओ कितना होगा, उसी तरह से आपको पूछ दिया कि SO4 2- का बताओ कितना होगा। इस तरह से कुछ आयन को केस लेते हैं। अगर तुमको पूछ दिया कि कार्बोनेट पूछ दिया कितना होगा, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, जो इसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज कितना है +1, मैग्नीट्यूड खाई लेंगे तो 1, तो फॉर्मूला वेट कितना होगा 39/1 इसका तो 39, ये हो जाएगा।
वो एक्सपोनेंस का पूछ दिया तो 16 + 1 तो कितना हो जाएगा 17/1 = 17 सॉरी n फैक्टर इज 1 तो ये कितना होगा 17/1 = 17। SO4 2 माइनस पूछा तो ये कितना होगा 2 इस पे चार्ज क्या है -2 इसका मैग्नीट्यूड खाई लेंगे 2 तो इसका जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा तो ये आएगा तुम्हारा 96/2 = 48। तो ये कार्बोनेट का करेंगे तो ये 2 वैलेंसी फैक्टर और फंडिंग क्या होगा 60/2 = फंडिंग फैक्टर इस तरह से निकलता है। तो यहाँ देखा हमने कुछ एलिमेंट्स देखा कि एलिमेंट्स का कैसे निकलेगा, फिर हमने कुछ आयंस देखा कि आयंस का किस तरह से निकलेगा। तो आयंस के लिए भी बहुत आसान, जो उसके ऊपर चार्ज रहे उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते करेंगे तो अपना आंसर निकलता रहेगा। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ आयन। इसके बाद हमने देखा था कि कोई आयनिक कंपाउंड है, ये खाली तुमको आयनिक कंपाउंड पूछ दिया। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है, तो ये देखिए अगर कोई आयनिक कंपाउंड दिख दिया सपोज 8 के बाद 9 दिखते हैं तो 9 कोई आयनिक कंपाउंड दिख दिया तुमको सपोज NaCl आयनिक कंपाउंड 10 लेते हैं हम 10 दिया हमने ये आपका MgCl2 और इंटू 2H2O इस तरह से लिख दिया 2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डाल के। उसी तरह से आपको पूछ दिया ये सपोज दैट KCl और इंटू MgCl2 और इंटू 6H2O इसका बताओ। इस तरह से डबल वो एसोसिएट मतलब एडिशन कंपाउंड ऐड किया हुआ कंपाउंड है डबल सॉल्ट। उसी तरह से आपको पूछ दिया ये सपोज ये एलम जो पोटास एलम तो क्या होता है K2SO4 और इंटू Al2SO4 होल फ्री और इंटू 24H2O ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कार्नालाइट। इसका ये ओर है, इसका नाम होता है कार्नालाइट और इसको बोलते हैं पोटास एलम। ये क्या है तुम्हारा पोटास एलम। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है पोटास एलम का कितना है। तो एन फैक्टर कितना होगा, क्या बोला टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कितना होगा +1 मतलब मेटल आयन पे चार्ज देते टोटल कितना +1 एन फैक्टर 1। ओवरऑल NaCl का क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ NaCl मैं जनरलाइज करके दिखाऊं तो मोलर मास ऑफ NaCl देंगे और डिवाइडेड बाय 1। इसकी बात करें तो कितना होगा, तो इसमें मेटल कौन सा है Mg मेटल है तो वाटर से तो कोई भी मेटल आएगा नहीं, कोई चार्ज आएगा नहीं, तो जो भी चार्ज आएंगे केवल MgCl2 से आएंगे। तो कितना है इस पे +2 है यानी कि एन फैक्टर कितना होगा 2 और इसमें क्या देंगे मोलर मास ऑफ MgCl2 और इंटू 2H2O और डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से निकल जाएगा। मतलब अगर वाटर रहे तो उससे मोलर मास पे तो कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन किसी तरह का चार्ज नहीं देगा। वाटर जो है वो मोलर मास पे कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन चार्ज किस तरह का प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब एन फैक्टर में कोई वो रोल नहीं होगा। उसी तरह से KCl MgCl में 6H2O वाटर तो कोवैलेंट कंपाउंड है। तो जो भी मेटल है K है मेटल और Mg है मेटल, इस तरह से चार्ज टोटल कितना है, तो K पे +1 और Mg पे +2 तो टोटल चार्ज हो जाएगा +3। Cl पे तो ये और ये तो है ही नहीं, इसमें मेटल है ही नहीं, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 और फिर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा मोलर मास ऑफ क्या KCl और इंटू MgCl2 और इंटू 6H2O और डिवाइडेड बाय क्या 3 ऐसे देखें। अगर इसका करना है एलम का तो वाटर से तो कुछ आएगा नहीं, क्या आएगा K और Al तो K पे क्या है +1 एक K पे और एक Al पे +3 टोटल कितना होगा, तो टोटल 2 पोटेशियम है यानी कि टोटल के 2 K होगा और दोनों मिला के यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम होगा और एक Al पे +3 और 2 Al पे +3 जैसे कितना आएगा +6 और टोटल कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8 एन फैक्टर और मोलर मास ऑफ KCl MgCl2 K2SO4 पोटास एलम दे देता हूँ तो मोलर मास ऑफ पोटास एलम और डिवाइडेड बाय क्या होगा तुम्हारा 8 इस तरह से निकल जाएगा। तो एन फैक्टर अगर कंपाउंड कर रहे तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इस तरह से करके बस ऐसे सबको कंपाउंड खाली पूछते कि कितना होगा सर, अभी रिएक्शन नहीं दिया है बस केवल कंपाउंड लिखा हुआ है और सब तुमसे पूछ रहा है तब कैसे निकालेंगे पर इतना देख लीजिएगा किसी को दिक्कत होता है। ठीक है, ये कंपाउंड का होता है, एलिमेंट का देखा हमने, आयन का देखा और ऐसे ही अगर कंपाउंड लिखा रहे तब हम कैसे लेंगे आयनिक कंपाउंड। उसके बाद इसमें होता है एसिड का कैसे होगा, बहुत सारे फॉर्मेट में निकालने का वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन किस फॉर्मेट का यूज करना होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। उसके बाद है ये है 30 अगर तुमको एसिड दे
तो एसिड में कितने H रिप्लेसेबल हैं, तो बोलते हैं HCl। 14 ले लेते हैं हम, H2SO4। 15 ले लिया हमने फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। 16 ले लिया हमने H3PO3, इस तरह से ले लिया। 17 ले लिया हमने H3PO2, और 18 ले लिया हमने कौन सा, H3BO3, बोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मतलब कितना H प्लस दे सकता है वाटर में जाने के बाद, तो एक H प्लस, यानी कि एन फैक्टर कितना होगा इसका, 1। और फिर वेट क्या होगा, मोलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाय 1, ऐसे लिखेंगे। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का कितना होगा, H2SO4 में दो, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं H2SO4 का, तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह का होगा, यहाँ लिखना H2SO4 का स्ट्रक्चर सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर क्या देंगे डबल बॉन्ड O, और ये OH OH, यानी कि दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं। ये हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर, और दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। और ये देखिए मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय 2। जब आपसे ऐसे पूछा है सर, कोई रिएक्शन कुछ नहीं लिखा है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय 2। उसी तरह से अगर HCPO4 पूछे तब, तो HCPO4 HCPO3, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे HCPO3, और ये है तुम्हारा HCPO2। तो क्या होता है HCPO4 HCPO3 और HCPO2 का, तो HCPO4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, और ये चलेगा, और इसमें OH OH और ये OH। HCPO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, P डबल बॉन्ड O, OH OH और एक डायरेक्ट अटैच होगा, तो ये बन जाता है HCPO3। और HCPO2 का कैसा होगा, P डबल बॉन्ड O, और फिर से देंगे तो ये H H, और ये क्या हो गया OH, इस तरह। तो ये हो गया तुम्हारा HCPO2 HCPO3, और ये हो सकता है HCPO4। अब इसमें देखो तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, मतलब हाइड्रोजन कौन कौन से डाई से अटैच, O से है, वो H प्लस निकल सकता है। जो P से अटैच है वो H प्लस नहीं दे सकता है, यानी कि यहाँ भी ये H प्लस दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, तीनों H प्लस दे सकते हैं। और तीनों देगा तो एन फैक्टर अगर ओवरऑल कितना बोलेंगे, 3। और फाइनली रिपीट क्या होगा, मोलर मास ऑफ HCPO4 और डिवाइड बाय 3, ऐसे करके निकाल लेंगे। अगर HCPO3 की बात करें, तो out of 3P, 2P are directly attached with oxygen and 1P is still associated with P। तो ये वाला जो P होगा ये रिड्यूस आउट नहीं होगा, क्योंकि ये P से डायरेक्ट अटैच है। तो कौन कौन सा H रिड्यूस आउट होगा, ये और ये। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, 2। और लास्ट में देखिए मोलर मास ऑफ HCPO3 आर डिवाइडेड बाय 2। जब आते हैं HCPO2 पे, इसमें केवल ये वाला OH का H जाएगा, और ये नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों H P से डायरेक्ट अटैच है, तो वही H जाएगा H प्लस के फॉर्म में जो O से डायरेक्ट अटैच है। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। और इस तरह से हम देखें कि मोलर मास ऑफ HCPO2 डिवाइड बाय 1। तो जनरली क्या होता है कि आप एसिड जब देखेंगे तो जितना H रहता है वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे HCl देखा तो 1, H2SO4 देखा तो 2, SNO3 देखे तो 1, वैसे ही रहता है। लेकिन हम याद रखें कि इस सेट को HCPO4 HCPO3 HCPO2, तो HCPO4 में क्या होगा, एन फैक्टर तीनों के तीनों H चले जाएंगे, जहाँ भी O थोड़ा सा ज्यादा हो तो तीनों H चले जाएंगे, एन फैक्टर 3। HCPO3 में एक O कम हो गया है, इसका मतलब एक O नहीं जाएगा और बाकी दो जाएंगे, एन फैक्टर 2। इसमें और भी O कम हो गया है, यानी कि 3 में से 2 नहीं जाएगा, केवल 1 जाएगा, एन फैक्टर 1। इस तरह से करके हम बता देंगे जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसके अकॉर्डिंग। अभी रिएक्शन नहीं दिखा है, केवल तुमको एसिड दिखा हुआ है कि इसका बताओ ऐसे पूछना। ठीक है, अब तुमको पूछे ये बोरिक एसिड है HCBO3। बोरिक एसिड क्या होता है, कैरम का पाउडर। कैरम का पाउडर इसका बोरिक एसिड, सॉलिड एसिड है। जनरली एसिड का लिक्विड होता है, लेकिन कुछ सॉलिड एसिड में आपका ऑक्जेलिक एसिड वो सब सॉलिड होता है। उसी तरह से बोरिक एसिड कैसा है, सॉलिड है। तो जब हम बोरिक एसिड को वाटर में डालेंगे तब क्या होगा, ये देखो। तो बोरिक एसिड की बात करें तो ये कितने H प्लस देगा। तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है, B, और इसमें दिया OH, और ये है OH, और ये है OH, ये है बोरिक एसिड HCBO3। ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में बोरोन जो होता है ऐसे होना चाहिए 3, H प्लस H प्लस H प्लस देना चाहिए था। लेकिन इसका सब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग
अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे बोरोन के चारों तरफ तो 1 2 3 4 और 5 6 केवल 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जब हम इस व्हाइट कलर के पाउडर को पानी में डालेंगे, सपोज आपने वाटर में डाला, तो वाटर में जब डालिएगा तो वाटर के सोर्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो H प्लस और OH प्लस दोनों है ना, क्योंकि न्यूट्रल है, तो ये H प्लस OH प्लस दोनों है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जब बोरिक एसिड के व्हाइट कलर के पाउडर को वाटर में डालेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच है वाटर में, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो इससे दौड़ के आके इससे बॉन्ड डालेगा, इलेक्ट्रॉन देने आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, BOH4 माइनस, एक OH एक OH एक OH और ये OH माइनस, ऐसे बन जाएगा। और रिजल्टिंग ये सोल्यूशन में ये H प्लस एक्सेस बच जाएगा। और ये जो H प्लस एक्सेस बचेगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन। तो बोरिक एसिड खुद H प्लस नहीं देता है। बोरिक एसिड में बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब इस बोरिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो बोरिक एसिड का बोरोन क्या होता है, वाटर का OH प्लस को एक्सेप्ट करेगा। और जो ही OH प्लस को एक्सेप्ट करेगा कि वो H प्लस एक्सेस जो पड़ा हुआ है वो उस सॉल्यूशन की एसिडिक प्रॉपर्टी से रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक बोरिक एसिड जब वाटर में डालेंगे तो हर एक, जैसे आपने 1 मोल बोरिक एसिड डाला तो 1 मोल H प्लस वाटर में पड़ा रहेगा, जो उसकी एसिडिटी के रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम 2 मोल डाला तो 2 मोल पड़ा रहेगा, अगर 10 मोल डालेंगे तो 10 मोल पड़ा रहेगा। यानी कि हर एक मोल बोरिक एसिड अपने इक्वल मोल H प्लस उस पर रहेंगे। यानी कि इसका एन फैक्टर 3 ना होके कितना होगा, 1, क्योंकि एक ही H प्लस निकल रहा है ना। अगर 1 बोरिक एसिड गया तो 1 H प्लस रहेगा। हाँ, बस फर्क क्या है, ये जो H प्लस है इसका खुद का नहीं है, और अदर ये जो H प्लस है वो किसका है, वाटर का H प्लस है। इसलिए बोरिक एसिड का एन फैक्टर 3 ना होके क्या देते हैं, 1। और इससे क्या होगा, मोलर मास ऑफ HClO3 और डिवाइडेड बाय 1, इस तरह का कंडीशन। तो कुछ एक्सेप्शनल केस चलता है, उसमें से एक केस आपके सामने बोरिक एसिड के फॉर्मेट में, ठीक। तो एक स्पेशल केस जो है वो बोरिक एसिड के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है आपके सामने एसिड का केस, ये वाला केस। तो उसी तरह से कुछ बेस लेंगे। एथिल अगर बेस आ गया, सपोज NaOH, ये OH ऑल्टो, ये सब जिसमें OH माइनस रहे वो बेस। तो नेक्स्ट है आपका, सपोज अगर बेस देते हैं NaOH, ठीक है, या फिर हमने ले लिया कौन सा BaOH ऑल्टो, इस तरह से कुछ बेस ले लिया। तो बेस में कुछ नहीं होगा, जितने OH रिप्लेसेबल होंगे वो उसका एन फैक्टर होगा। यहाँ OH कितना है, 1, तो एन फैक्टर 1। और इसमें बेस क्या होगा, मोलर मास ऑफ NaOH और डिवाइडेड बाय 1, ऐसे करके निकाल लेंगे। अगर BaOH की बात करें तो एन फैक्टर 2, जो कि 2 OH निकल सकता है। और ये क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और डिवाइडेड बाय 2, इस तरह निकल जाएगा। बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एसिड में मेन दिक्कत है, एसिड में काफी ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो वहां पे ये इस तरह से चलेगा। अब इसमें क्या बोलता है कि एन फैक्टर जो होता है फिक्स नहीं होता है। सपोज वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसमें वेट हमेशा यही नहीं होगा, मतलब ये ओ छोटू का हमेशा यही नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा हमको क्वेश्चन क्या पूछा है। तो देखो एज फॉर एग्जाम्पल सपोज है, अगर ये लिखते कि आपको इस तरह से लिख दिया जाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। कौन कौन से दो रिएक्शन देता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन है तुम्हारा H2SO4 है प्लस NaOH, ठीक है, NaOH। तो ये बना है NaHSO4 और प्लस वाटर, ये बन गया, ठीक है। सेकंड सेकंड देखते हैं, अनदर क्वेश्चन इज H2SO4 और इसमें बन रहा है NaOH, सही है। ये 2 मोल Na से कंबाइन किया और ये बन गया तुम्हारा Na2SO4 और प्लस वाटर, ये बन गया, ठीक है, इस तरह से बना हुआ। अब तुमको रिएक्शन दे के पूछा कि यहाँ पे बताओ H2SO4 का कितना होगा, फिर यहाँ पे बताओ H2SO4 का कितना होगा। इस केस में H2SO4 का कितना होगा, इस केस में H2SO4 का कितना होगा। अगर तुमको H2SO4 का ऐसे पूछे तब तो मोलर मास बाय एन फैक्टर 2 करके निकाल देना। लेकिन तुमको ऐसे करके पूछे तब देखते हैं तो क्या है, तो यहाँ पे H2SO4 है और इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ये बना है। तो इस दोनों को ध्यान से देखिए,
तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, लेकिन 2 हाइड्रोजन में से केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, 1 hydrogen is still present here. So out of 2H, only 1H was substituted and 1 hydrogen is present, यहाँ पे अभी present है, इसका मतलब n फैक्टर 2 ना होके केवल 1 होगा। तो जितने H रिप्लेस हो वो होगा n फैक्टर। तो इसमें इससे यहाँ पे देखा तो 2H में केवल एक ही H रिप्लेस हुआ है, एक H पड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या देंगे, हियर n फैक्टर विल बी, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा n फैक्टर विल बी 1। हेंस इक्वल वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा यहाँ पे, तो मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, तो इसका प्रोडक्ट ये देखा, राइट, रेस्पेक्टिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दिखने से क्या लगा कि आउट ऑफ 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है Na से, ये दोनों का दोनों H सब्स्टिट्यूट हो गया, दोनों का दोनों H लॉस करके वाटर बना हुआ है, 2 मोल ऑफ वाटर बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा, 2, ये होगा तुम्हारा n फैक्टर 2। हेंस इक्वल वेट ऑफ H2SO4 क्या देंगे, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 और डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके निकाल देंगे, ये कंडीशन बनी। तो वो जो हमने पढ़ा था वो था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे H2SO4 का मैक्सिमम होगा 2, लेकिन उसका 1 भी हो सकता है। उसी तरह से FePO4 का ये था ना, ये P डबल बॉन्ड O और ये था OH, ये था OH, ये था OH, हमने जो 3 बोला वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में केवल एक ही H रिप्लेस हो, बाकी 2 H रहे, तो n फैक्टर 1। किसी रिएक्शन में अगर 2 H रिप्लेस हो तो n फैक्टर 2, अगर किसी रिएक्शन में तीनों H रिप्लेस हो तो n फैक्टर 3। तो क्या होगा n फैक्टर, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। इसलिए हम वैलेंसी याद करते हैं लेकिन n फैक्टर कभी नहीं याद करते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। हाँ, लेकिन हम एक बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम इतना होगा, हमने मैक्सिमम के टर्म में वो बोला, अब इसके बाद ये कम होके बता दो। उसी तरह से बेस का भी हो सकता है, जैसे बेस का अगर तुमको बोल दे ये BaOH होल टू, तो इसका n फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है कि अगर दोनों OH माइनस चला जाए, या फिर क्या हो सकता है एक, अगर एक OH रहे और एक ही OH जाए, उसमें क्या होगा n फैक्टर 1। तो इस तरह से एसिड बेस का n फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, कि तुमसे पूछे कि कोई एसिड का कितना है या फिर कोई बेस का कितना है, तब कैसे निकालेंगे, ये आपको सामने कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है इक्विवेलेंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब नॉन रिडॉक्स। अगर रिडॉक्स में पूछे तो सपोज तुमसे पूछा कि इक्विवेलेंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इक्विवेलेंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा हो तब इक्विवेलेंट निकालना है रिडॉक्स रिएक्शन में। इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे का इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन में अगर इक्विवेलेंट पता करना तब कैसे निकालना, ठीक है। तो इस केस में जो होगा n फैक्टर, यहाँ पे n फैक्टर होगा, n फैक्टर इज टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। n फैक्टर जो होगा वो होगा तुम्हारा टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो रहा है, दैट विल बी n फैक्टर। एज फॉर एग्जांपल सपोज एक लिखते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में फाइंड n फैक्टर, निकालना है इसमें n फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, जिसमें क्या करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि H2S से S बन रहा है, H2S से S बन रहा है, इसमें H2S का भी निकालना है, S का भी निकालना है। उसी तरह से सेकंड देना है, सेकंड है तुम्हारे सामने HNO3 है, HNO3 और इसमें निकालना है तुमको कि NH4NO3, ठीक है, NH4NO3 ये बना है, तब बताना है क्या होगा। थर्ड लेते हैं, ये है BaOH,
MnO4 FeO, इससे बन रहा है Fe2O3, ठीक है। उसी तरह से 5 फिफ्थ यहाँ लिखते हैं, फिफ्थ है हमारा कि Fe3O, ये Fe3O4 है और इससे बन रहा है Fe2O3, तब बताना है। सिक्स है Fe0.93O, Fe0.93O और इससे बन रहा है FeO, ठीक है, Fe3O। Fe2O3 टेबल है, अगर बन रहा है FeSO4 से Fe2SO4 होती है, FeSO4 से बन रहा है Fe2SO4 होती है, तब बताना है। लास्ट में PbO है और इससे PbO2 बन रहा है, तब बताना है कि जो भी रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और जो भी प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये हमको पता करना है। रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको लिख दो। तो सल्फर का हो रहा है, सल्फर का कितना है -2, यहाँ पे सल्फर का क्या है 0, इस तरह से दे दिया। यहाँ पे N का क्या है, पहले ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करा वो लिख दो। अब देखो -2 से 0 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इसका N फैक्टर कितना होगा, जितना टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो वो उसका N फैक्टर होता है। तो इसका मतलब H2S मॉलिक्यूल का पूछे कि इस रिएक्शन में N फैक्टर कितना है, तो यहाँ पे जो N फैक्टर होगा, N फैक्टर विल बी 2। हेंस इक्वल वेट क्या होगा H2S का, इक्वल टू मोलर मास ऑफ H2S डिवाइड बाय 2, ऐसे करके निकाल लेंगे। यहाँ पे पूछेगा तो 0 से -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। इसमें क्या देंगे, एटॉमिक वेट ऑफ S डिवाइड बाय 2। अब खाली हम N फैक्टर देखेंगे, बाकी अंडरस्टूड होगा। सपोज ये पता करना है तुमको HNO3 में N का कितना है, 6 - 1 +5 +5 है। हमने कल देखा था N का क्या होता है -3 और ये N का +5, इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है, +5 से +5, तो केवल इसमें चेंज हो रहा है। ये कितना का चेंज हो रहा है, +5 से -3, तो ये 8 का चेंज है, यानी कि इसका N फैक्टर कितना होगा, N फैक्टर विल बी इक्वल टू 8। तो HNO3 का N फैक्टर इस रिएक्शन में होगा 8, ठीक है। और उसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट का कितना होगा, तो यहाँ पे तो चेंज कर रहा है, कर नहीं रहा है, तो केवल यहाँ से हो रहा है -3 से +5, तो इसका भी N फैक्टर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 8। जब इसकी बात करें तो आयरन कितना है +2 और यहाँ पे कितना है 6 - 2 6/2 इक्वल टू +3, तो N फैक्टर कितना है +2 से +3, तो कितना चेंज हो रहा है, N फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। लेकिन जब इसका निकालेंगे तो इससे ये देखो, तो +3 से +2 यानी कि एक का चेंज हो रहा है एक आयरन के लिए, एक का चेंज हो रहा है 1 आयरन के लिए, लेकिन इस रिएक्शन में कितने आयरन है, तो इस रिएक्शन पर टोटल आयरन 2 है, ठीक है। तो टोटल आयरन 2 है, तो टोटल टाइम्स करेंगे। यहाँ पे तो एक ही एन का चेंज हो रहा था ना, तो 1 टाइम, यहाँ एक ही एन चेंज कर रहा था 1 टाइम। तो इसके पहले तक जो भी क्वेश्चन था सब में एक ही मात्र 1 एटम था जिसका चेंज कर रहा था, लेकिन जितना एटम रहे उतना टाइम। तो इसका जब निकालेंगे तो 1 टाइम, लेकिन इसका जब निकालेंगे तो उस चेंज का 2 टाइम। इधर क्या है छोड़ दो, ये जब निकालोगे तो इधर जितना रहे एटम उतना टाइम, ये जितना रहे उतना टाइम, ये कितना है 2, तो 2 टाइम्स चेंज का, तो ये एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 इस केस में। तो पहले निकालने के चेंज कितना है और चेंज का उतना टाइम्स हो जाएगा, वो एटम कितना है ये बोला जा रहा है। सपोज ये ऐसे ही देखेंगे, मतलब क्या यहाँ पे निकालने के यहाँ पे निकालने के, यहाँ के रिस्पेक्ट में जितना चेंज हो रहा है उसका 3 टाइम्स एन फैक्टर, यहाँ पे जितना चेंज इधर से हो रहा है उसका 2 टाइम्स एन फैक्टर। उस तरह से यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ जितना चेंज हो रहा है उसका 0.93 टाइम्स एन फैक्टर, यहाँ जितना चेंज हो रहा है उसका 2 टाइम्स एन फैक्टर। यहाँ निकालेंगे तो जितना चेंज रहा है 1 टाइम, यहाँ निकालेंगे जितना चेंज रहा है उसका 2 टाइम्स। तो किसका जिसका पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। सपोज ये कैसे, ये कैसे होता है 8/3, तो ये कितना हो जाएगा 8/3, ये कितना हो जाएगा 6/2 = +3, तो कितना से चेंज करेगा,
तो 3 माइनस 8/3, तो ये हो रहा है तुम्हारा 9 माइनस 8, 1/3। तो ये एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो चेंज कितना हो सकता है, तो 3 चेंज हो रहा है 3 माइनस 8/3 से, यानी कि 1/3 से। एक आयरन के लिए टोटल आयरन कितना है 3, तो 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी 1। यहाँ पे देखेंगे तब, तो ये कितना होगा 3 माइनस 8/3, सॉरी 8/3 माइनस 8/3 8/3 माइनस 3, इसका तो फिर से क्या देंगे 1/3 माइनस मैग्नीट्यूड खाई लेते हैं, लेकिन ये कितना टाइम्स 2/3 टाइम्स। इस केस में एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर जो होगा, तो एन फैक्टर विल बी क्या 2 का 2/3, ये सॉरी 2/3 टाइम्स। तो एक का चेंज हुआ 1/3 से, तो दूसरा चेंज होगा 2/3, 2/3 एन फैक्टर विल बी हियर। तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 इस मॉलिक्यूल का, और इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर 2/3। तो जितना चेंज हो रहा है उतना टाइम्स करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं, इसको अलग से करेंगे, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है तो पूछिए। 5%, एक बार देख लीजिए कि पहले एन फैक्टर वो निकाल देंगे, और जितना से चेंज हो रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन का, उतना टाइम कर देना, वो एटम उस साइड जितना रहे उतना टाइम करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखना तो 6 इसको डालो, तो 6 में क्या बोल रहा है, 6 में है तुम्हारा Fe 0.93, वो थोड़ा सा जगह चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा सा वो है। और इससे बन रहा है Fe2O3, ये बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्या देंगे, तो 0 पॉइंट इसका कितना होगा, तो 0.93 प्लस 2/0.93, मतलब ये 0.93 फ्रैक्शन वाला है, तो इसमें क्या देंगे 2/0.93 प्लस 2/0.93, या इसको लिख सकते हैं क्या 200/93, ये कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू +3, ये लिख सकते हैं। चेंज कितना हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 माइनस 200/93, ठीक है, इतना दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 279 माइनस 200/93, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 79/93, ठीक है। तो ये 1 आयरन के लिए, तो टोटल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज हेंस एन फैक्टर विल बी इक्वल टू कितना होगा, तो 79/93 और इंटू 0.93, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 0.01 इक्वल टू 0.7 विल बी एन फैक्टर, कुछ भी हो सकता है एन फैक्टर। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.7, उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे क्या, तो यही सब टर्म आएगा 79/93, लेकिन ये टर्म कितना होगा, तो एन फैक्टर जब इसका निकालेंगे तो ये 2 टाइम्स, दैट इज एन फैक्टर विल बी इक्वल टू, इस केस में जो एन फैक्टर होगा वो होगा कितना 79/93 और इंटू 2, कितना टाइम्स हो जाएगा, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये वाला, इसमें क्या करेंगे, ये +2 और ये +3, तो ये 1 से चेंज कर रहा है, एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी 1, जबकि इसका एन फैक्टर निकालना है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर विल बी 1 से चेंज 2 के लिए एन फैक्टर 2, उसी तरह से लेड ऑफ साइड, तो +2 से बन रहा है +4, यानी कि 2 का चेंज है, एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा विल बी 2, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो ये भी 2, बिकॉज दोनों में 1 लेड है, 1 ही लेड है, तो एन फैक्टर 2। ठीक है, तो
तो जितना भी चेंज हो उसका उतना टाइम कर देंगे, इसको हटा दें। तो सब एक ही फॉर्मेट में है, ऑक्सीडेशन में निकाल के वो कर देंगे। उसी तरह से अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था FeS2 वाला, सपोज ये दे दिया तुमको कि ये है FeS, ठीक है, FeS और इससे बन रहा है SO3, राइट। और दूसरा आपको एग्जांपल दे दिया इसी में कि FeS2, ठीक है, 10 है कि आपको बता रहा है कि FeS2 बन रहा है और इससे बन रहा है तुम्हारा SO3, ऐसे बन रहा है, ठीक है। सब कैसे करेंगे, यहाँ पे सल्फर का चेंज करा होगा, सल्फर का क्या है यहाँ पे -2 और ये सल्फर का क्या है +6, तो चेंज कितना से हो गया, तो चेंज जो होगा एक ही सल्फर ही है, तो यानी कि 1, तो एन फैक्टर यहाँ कितना होगा 1, इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर ओवरऑल 8 होगा। इसकी बात करें तो इसका एन फैक्टर कितना है, तो ये भी 8, 6 से +6 से -2, तो एक ही रकम का चेंज है, आइदर लॉस और गेन, एन फैक्टर विल बी 8। लेकिन इसकी बात करें इसमें क्या है, Fe+2 और Fa-2 एक साथ है, ये पर डाइसल्फाइड लिंकेज है, SS एक साथ -1 तो ये S पे क्या होगा +6, निकाल के देखते हैं चेंज कितना आया 8, फिर 8 से जो चेंज है इस केस में, तो वो जो चेंज है वो कितना से आ रहा है, तो FeS2 में ये वाला कंडीशन है, अगर SO3, तो ये वाला जो कंडीशन है इसमें यहाँ से अगर देखें तो केवल अगर, और बाकी ये FeO बन रहा है सपोज, मतलब क्या फेरस का फेरस ही है, वो चेंज नहीं करा, केवल सल्फर चेंज किया, तो यहाँ पे क्या देंगे -2 से +6, दैट इज एन फैक्टर विल बी 8 यहाँ पे, ठीक है। तो इस अभी तक जो भी एग्जांपल थे उसमें केवल एक ही एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा था, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम का चेंज कर रहा है, अभी तो एक ही एटम का चेंज कर रहा है ना, कि आइदर सल्फर, आइदर आयरन, आइदर कुछ भी, तो केवल एक ही एटम का चेंज कर रहा है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एटम का चेंज कर रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर सब कैसे निकालते, तो सेकंड केस लिखेंगे, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ two different elements, two different elements changes, तब क्या करें, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का चेंज हो रहा है, तो ये है आपके सामने। फर्स्ट लेते हैं, सपोज ये लेते हैं हम Fe, ये लेते हैं FeS2, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा, और इससे बन रहा है तुम्हारा Fe2O3 और अनदर बना है तुम्हारा SO3, ऐसे बना है, ठीक है। सेकंड लेते हैं FeCN6 4-, ये दिया हमने FeCN6 और इस पे दिया 4-, और ये चेंज कर रहा है तुम्हारा Fe3+ में, और चेंज कर रहा है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और चेंज कर रहा है NO3 में, NO3-, ठीक है। तो ये बन रहा है, और एक से ज्यादा एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है यहाँ पे, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, अगर एक से ज्यादा एटम का चेंज कर रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो किसका किसका चेंज कर रहा है, आयरन का भी चेंज कर रहा है, तो +2 से, ठीक है, +2 है, और यहाँ पे 6/2 = +3, ये +3, सल्फर का क्या है -2, और इस सल्फर का क्या है +3, यही है, ठीक है। अब देखो तो निकाल के, तो यहाँ से यहाँ चेंज गया, तो कितना से चेंज हो रहा है, +2 से +3, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, इधर का निकालेंगे तब 2 टाइम्स, इधर एक ही आयरन है ना 1 टाइम, तो कितना से चेंज कर रहा है एन फैक्टर +2 से +3, तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब इसमें देखो तो ये कितना चेंज कर रहा है -2 से +3, तो कितना चेंज हो जाएगा 5, एक सल्फर के लिए 5, -2 से +3, एक सल्फर के लिए 5, सल्फर कितना है 2, तो टोटल चेंज कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। तो एक का +2 से +3 तो आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, -2 से +3 तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 × 2 = 10, तो आयरन 1 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, सल्फर 10 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल कितना चेंज कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो, हेंस एन फैक्टर ऑफ FeS2 विल बी इक्वल टू 1 + 10 = 11, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी इसका जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ, इसका तो सिंपल होगा, 3 से कितना होगा 2, यानी कि एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 2, अगर इसका पूछे तो इस केस में एन फैक्टर ऑफ क्या Fe2O3 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना 2,
इसका पूछे तो n फैक्टर ऑफ SO3 कि SO3 का कितना होगा, SO3 का n फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू +3 से -2, तो कितना चेंज कर रहा है 3 5 से n फैक्टर विल बी 5 ऐसे होता है। तो जब इसको देखेंगे तो बाकी को भूल जाना, जब इसको देखेंगे तो बाकी उसको भूल जाना, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी चेंज करा उसका देख लो। और जब दो दो एटम एक ही साथ हो तब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने का देखना है। ठीक है, देखो तो वही कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे क्या है आयरन, तो 6 - 4 = +2 फिर से ये Fe +2 में है। यहाँ पे आयरन कितने में है, +3 में, कोई दिक्कत नहीं। Cn कितना में है, Cn माइनस, तो Cn माइनस का निकालेंगे कितना आएगा, Cn पे -1, तो x - 3 = -1, x तो कितना हो जाएगा +2, यही होगा। तो C का क्या है तुम्हारा +2 और इस C का कितना है +4, ऐसे दे दिया। ठीक है, n का देखते हैं, n का कितना है -3 और इस n का कितना है 6 - 1 +5। देखो तो अब एक से ज्यादा एटम का चेंज कर रहा है ऑक्सीडेशन में, तीन एटम का चेंज कर रहा है, कितना कितना चेंज कर रहा है, तो +2 से +3, यही है ना। तो यहाँ पे कितना का चेंज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का, फिर यहाँ पे कितना का चेंज हो रहा है +2 से +4, लेकिन 6 है तो एक कार्बन चेंज कर रहा है 2 से, तो 6 कार्बन कितने से चेंज करेगा 12 इलेक्ट्रॉन से। उसी तरह से -3 से +5, तो एक नाइट्रोजन चेंज कर रहा है 8 से, 6 नाइट्रोजन कितना से करेगा 24 नहीं 48। ठीक है, एक कर रहा है 8 से, तो 6n है ना, कि 6 and 6 है, तो 6 कितने से चेंज करेगा 48 से। ठीक है, 48 से करेगा, राइट। अब n फैक्टर फाइंड, इसका क्या होगा, तो n फैक्टर ऑफ सबको ऐड कर देंगे, हेंस n फैक्टर ऑफ FeCl6 से 4 माइनस, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 61, हेंस इक्वल वेट कितना होगा, हेंस इक्वल वेट ऑफ FeCl6 4 माइनस, हेंस इक्वल वेट ऑफ FeCl6 और इस पे डाल दिया 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो मोर मोस्ट 61 निकालना। तो अगर एक से ज्यादा एटम का चेंज कर रहा हो तो सबका निकाल दो और लास्ट में क्या करो, सबको ऐड कर दो, इस तरह से ऐड कर करके निकाल दो। ये अभी और है, अभी तो ये रिडॉक्स चल रहा है, रिडॉक्स में हम कैसे निकालेंगे, तो अगर रिएक्शन दिया है तब हम इस तरह से निकालेंगे। अभी हमने सीखा कि अगर एक ही एलिमेंट है तब कैसे निकालेंगे, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में चेंज कर रहा हो, और अगर 2 एलिमेंट का चेंज कर रहा हो तब कैसे निकालेंगे, या 2 से अधिक का चेंज कर रहा हो तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे। और अगर इसी पे आता है आपका कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का हो रहा हो, मतलब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तब कैसे निकालेंगे। तो सबका इक्वल वेट अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग निकलता है, इस तरह का कंडीशन वैसा इक्वल वेट। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा आज का एग्जाम, नेक्स्ट बार कंटिन्यू रहेगा, स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट बार। Thank you, इसमें sir. डाउट नहीं है ना? No, sir.